कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक हम 5 से बनाना शुरू करेंगे। अगर इससे पहले जो प्रश्न हैं उन सभी को आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है पंचमा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बोला है कि 6 के पावर n कब ये शून्य पर समाप्त होगी। अगर कोई भी संख्या अगर शून्य पर समाप्त होना चाहेगी तो उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 का रूप का आना चाहिए कम से कम एक बार। अगर हम किसी का भी अगर शून्य पर समाप्त करना चाहेंगे किसी भी संख्या को तो उसके अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 गुने 5 के रूप का आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए 10 है, अगर 10 अगर शून्य पर समाप्त होना चाहेगा तो इसको पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से भाग करेंगे तो 5 होगा। तो 10 बराबर आप क्या लिखिएगा 2 गुने 5 लिख सकते हैं आप। तो लास्ट में आप देख सकते हैं कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुने 5 आ गया है ना। तो ये जो है 10 शून्य पे समाप्त हो सकता है। समझे बात। अगर मान लीजिए बाबू कि 20 है, अगर हम 20 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से करेंगे तो 10, 2 से भाग जाएगा तो 5। तो 2 कितना बार आ गया 2 बार आ गया। अब 5 कितना बार आ गया 1 बार आ गया है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कम से कम तो 2 गुने 5 एक बार तो हैवे है। तो ये फिक्स है कि ये शून्य पे समाप्त हो जाएगा है ना। तो कोई भी संख्या अगर शून्य पे समाप्त होना चाहेगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुने 5 एक बार आना चाहिए। समझ गए बात। 2 गुने 5 आना चाहिए। तो चलिए हम इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना भैया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हम हल लिख लिए और लिखेंगे कि 6 के पावर n बराबर, कहने का मतलब 6 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 2 से भाग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा है ना। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया 2 गुने 3। तो लिख लेंगे 2 गुना 3। अब पावर n है तो हम दे दिए n। तो आप यहाँ बताइए कि इसका जो हम अभाज्य गुणनखंड किए 2 गुने 5 का रूप का आया है, नहीं आया है। कहने का मतलब 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जब कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है, तो जब कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पे समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का है ना, 5 के रूप का होता है, ठीक ना। अगर कोई भी संख्या अगर शून्य पे समाप्त होना चाहेगी तो उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे बाबू। तो क्या होना चाहिए 2 गुने 5 के रूप का होना चाहिए। ये मेरा 5 है ना, 2 गुने 5 का रूप का होना चाहिए। अगर 2 गुने 5 का रूप का नहीं आया है बाबू तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा है ना। तो हम लिख लेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे बाबू अतः, तो लिख लिए अतः 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ठीक ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम छठे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। अब देखिए बाबू छठा प्रश्न बोल रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले भी भाज्य संख्या हम समझ लेते हैं ना। तो भाज्य के साथ साथ आपको अभाज्य संख्या भी अगर समझ लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा ना। तो देखिए भैया अभाज्य संख्या क्या होता है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। कितना हो भैया केवल 2 गुणनखंड होगा, उसे हम भाज्य संख्या बोलेंगे।
जैसे कि मान लीजिए 2 है तो 2 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 2 में जैसे 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1। तो 2 का गुणनखंड कितना आया, 2 आया ना। तो जिसका 2 गुणनखंड हो उसे क्या बोलेंगे भैया हम, भाज्य संख्या। समझे। जैसे कि मान लीजिए बाबू 5 है तो 5 का भाज्य अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 5 से करेंगे तो 1 होगा। तो आप लिख सकते हैं कि 5 बराबर क्या आ जाएगा, 5 गुने 1 आ गया। तो इसमें भी देख रहे हैं कि 5 का जो गुणनखंड है 5 गुने 1 है, माने 2 गुणनखंड है। तो जिसका 2 गुणनखंड होगा उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो आई होप कि ये समझ गए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब चलिए हम भाज्य संख्या का समझेंगे। जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या को हम संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, सॉरी ऐसे लिखता है संयुक्त, है ना। संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, यौगिक संख्या भी बोलते हैं, है ना। ये सभी क्या है भैया, ये सभी भाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या सभी आपस में बराबर होते हैं, ठीक ना। चलिए तो देखिए भैया, जैसे मान लीजिए 4 है, अगर आप 4 का भाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 होगा, फिर 2 से करेंगे भाग तो 1 होगा। तो 4 बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुना 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 का जो गुणनखंड है 2 से अधिक है, माने 3 बार है, 1 2 3, है ना। तो इसको हम बोलेंगे भैया कि ये मेरा भाज्य संख्या है। समझ में आया। अगर 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो उसे क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। 3 से भी ज़्यादा 4 5 6 7 8, है ना। 2 से अधिक होगा उसे क्या बोल देंगे हम, भाज्य संख्या बोल देंगे। जैसे कि मान लीजिए 6 है तो 6 को क्या लिखेगा, 2 तिहाई 6, अब गुने का 1 होगा, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 का जो हम गुणनखंड किए तो 2 से अधिक आ रहा है, 1 2 3 बार गुणनखंड आ रहा है। तो मतलब कि ये क्या है भैया, भाज्य संख्या है। समझ में आ गया। तो चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम पहले तो हल, और इसको मान लेंगे हम माना कि ए, क्या मान लेंगे हम इस संख्या को, माना कि ए बराबर दिया है 7 गुने 11 गुने 13 अब प्लस के 13। अब इसको हम क्या करेंगे बाबू, सॉल्व करेंगे। अब 13 यहाँ भी है 13 यहाँ भी है, तो कॉमन आप ले सकते हैं 13। तो 7 में भाग नहीं जाएगा तो 7 के 7 रहेगा, 11 में भी भाग नहीं जाएगा तो 11 के 11 रहेगा, 13 में भाग जाएगा कितना से बाबू, तो 1 से। अब प्लस है तो प्लस, अब फिर 13 से 13 में भाग करेंगे तो 1 से भाग जाएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं कि 13, 11 से क्या हो जाएगा 77, अब प्लस क्या है बाबू, तो 1 है ना। तो लिखेंगे 13 और 77 एक क्या हो जाएगा बाबू, 78। तो अगर बाबू अगर हम 78 में अगर 1 से गुना कर दें उससे कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 से अधिक गुणनखंड आ गया, क्या आ गया, 2 से अधिक गुणनखंड आ गया। तो हम लिख सकते हैं कि अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अगर इसमें 3 से भी ज़्यादा हो सकता है, जैसे 78 है तो 78 के तोड़िएगा तो और ज़्यादा आ सकता है ना। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको मान लेंगे बाबू कि माना कि b बराबर, क्या मान लेंगे, b बराबर, तो b बराबर हो जाएगा भैया 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना का 1 और प्लस का 5 दिया है, ठीक ना भैया। अब इस संख्या को हमको बताना है कि भाज्य है या अभाज्य। तो देख रहे हैं 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो 5 कॉमन ले लेंगे, ठीक ना। अब 5 से भाग करेंगे 7 में तो नहीं जाएगा, चलिए 6 में भी करेंगे तो नहीं जाएगा, 5 में चल जाएगा तो 1 से जाएगा, है ना। फिर 5 से भाग करेंगे 4 में नहीं जाएगा, फिर 3 में भी भाग नहीं जाएगा, फिर 2 में भी भाग नहीं जाएगा, फिर 1 में भी भाग नहीं जाएगा, है ना। अब प्लस के 5 में जाएगा तो 1 से चल जाएगा 5 में भाग। चलिए लिखेंगे 5। अब चलिए इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो 6 सत्ते 42, ठीक ना। और 4 तिया क्या हो गया 12, 12 दूना 24। तो इस दोनों को गुना कर लेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, है ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 10, ये हो गया 10। तो कितना हो गया भैया, इस सभी का जब गुना कीजिएगा यहाँ तक तो कितना आ जाएगा, 1008 आ जाएगा। अब प्लस का 1 दिया है, ठीक ना। तो हो जाएगा 5 गुना 1000 क्या हो जाएगा बाबू, 9 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बाबू कि 2 ही गुणनखंड है, लेकिन इसमें तो 1 से गुना कर सकते हैं ना बाबू।
तो 3 गुणनखंड हो गया। तो अगर 3 गुणनखंड हो गया तो आप कह सकते हैं ये भाज्य संख्या है। तो हम लिख लेंगे अतः भाज्य संख्या है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम 7वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए भैया 7वां प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। देखिए बाबू, जैसे मान लीजिए कि भैया ये खेलने वाला मैदान है, ठीक ना, और इसके चारों ओर क्या है भैया, वृत्ताकार पथ है, माने प्रथमाने रास्ता होता है ना। तो इस मैदान को माने कि जो रास्ता है ना, इस मैदान या रास्ता को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक ना भैया, क्या लगते हैं, सोनिया को 18 मिनट। और इसी मैदान या इसी रास्ता को चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितना मिनट लगते हैं, 12 मिनट। तो सवाल में कहा गया है कि वे दोनों एक ही स्थान है ना, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलते हैं। समझ गए, सोनिया और रवि एक ही स्थान और एक ही समय पे दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो वे दोनों कितने मिनट बाद वह मिल जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न को बाबू हम क्या करते हैं, लॉसो निकालते हैं। क्या निकालते हैं बाबू, लॉसो निकालते हैं। तो 18 और 12 का क्या करेंगे बाबू, हम लॉसो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम हल, लिख लिए। तो हम क्या करेंगे बाबू, 18 और 12 का लॉसो निकाल लेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। लास्ट में सम संख्या है तो 2 से भाग जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9 में 3 से भाग जाएगा तो 3, और 3 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक ना बाबू। फिर उसी प्रकार 12 का करेंगे तो 2 से करेंगे बाबू तो 6, 2 से भाग करेंगे 3, और 3 से करेंगे तो बाबू 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो आप लिख सकते हैं बाबू 18 बराबर 2 गुना 3 2 बार है तो 3 2 बार लिख दीजिए, गुना 1 भी आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। चलिए फिर 12 को लिखेंगे हम तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 1, ठीक ना। अब जो जोड़ा पूरा उसको घेर दीजिए ना, जो दोनों में संख्या हो उसको घेर दीजिए। तो इस प्रकार ये दोनों में है 3 तो घेर दिए, इस प्रकार दोनों में है 1 तो घेर दिए। तो हमको क्या निकालना है बाबू, LCM, ठीक ना। चलिए अब जो मिला है बाबू उसमें से आपको 1 बार लेना है, ठीक ना। तो इसमें से हम 2 ले लेंगे, इसमें से बाबू हम 3 ले लेंगे, इसमें से 1 ले लेंगे, और जो घेरा के बाहर बचा है उस सभी को लिख लीजिए। तो यहाँ पे 3 बच गया और यहाँ पे 2 बच गया, ठीक ना। फिर से ध्यान समझिए, लॉसो कैसे निकालते हैं बाबू, जो घेरा में है, जो मिला है संख्या जो घेरा में है उसमें से सिर्फ आपको 1 बार लेना है। तो जैसे घेरा में देख सकते हैं 2 है ना, तो 1 बार लिए, 3 घेरा में है तो 1 बार लिए, 1 बार है तो 1 बार ले लिए, ठीक ना। और घेरा के बाहर जो संख्या उसको भी आपको लिख लेना है गुना में, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 18, 18 दूना क्या हो जाएगा बाबू 36। तो हम लिख सकते हैं कि अतः वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, है ना। तो लिख लेंगे हम अतः वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक। तो ये आपका प्रश्नावली बाबू आज आपका समाप्त हो गया है। तो कल की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 शुरू करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, है ना। तो अगर मेरे चैनल पे नया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।